जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। कश्मीर का इलेक्शन पूरे ज़ोरों शोर से जारी है और कश्मीर में सियासी रहनुमाओं की मौजूदगी और उनकी जो खिताबात हैं बड़े जोश व खरोश, जिसमें इल्ज़ामात एक दूसरे पर हस्बे रवायत हस्बे मामूल लग रहे हैं। और अब देखना ये कि ये जोश व खरोश जो है तमाम सियासी पार्टियों का, इलेक्शन नताइज क्या होंगे, किसकी हुकूमत बनेगी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर। क्योंकि आज भी जब हम क्राउड की बात करते हैं और जलसों की बात करते हैं तो अपेरेंटली लगता यही है, जो रिपोर्टर से भी वहाँ बात होती है जो तमाम इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, कि शायद जो मरीम नवाज साहिबा हैं उनके पास ज़्यादा क्राउड होता है और पीपल्स पार्टी के पास भी अच्छा क्राउड रहा। और तहरीक इंसाफ भी बड़ी मुतहर्रिक है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने उसी तरह किया जो जीबी में हुआ कि इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिला लिया। कश्मीर में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, पर अब ये तो इलेक्शन के नतीजे ही बताएंगे कौन सी पार्टी जीतती है। लेकिन ज़रा हम इस पर बात करेंगे कि कश्मीर इलेक्शन है और क्योंकि बात कश्मीर को लेकर हो रही है, 5 अगस्त में को जो हिंदुस्तान ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया और मकबूजा कश्मीर की हैसियत को बदल दिया। और वो बार बार अपोजिशन की जानिब से पहले भी कहा जाता रहा, लेकिन इस इलेक्शन में लेके बार बार इस बात की तरफ इशारा किया जाता है कि कश्मीर मौजूदा हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने उसका सौदा किया। इमरान खान साहब को पहले पता था, मरीम साहिबा ने ये 2-3 दफ़ा कह चुकी हैं, और बल्कि उन्होंने कहा कि मैं आपको खबर दे रही हूँ, मतलब हम सबको, आवाम को मुखातिब करके, मीडिया को मुखातिब कर उन्होंने कहा कि मैं आपको खबर दे रही हूँ कि इमरान खान साहब ने ये कश्मीर का जो 5 अगस्त को हुआ उसमें इमरान खान साहब खुद शामिल हैं, तो उनके ज़राए ये कहते हैं। ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, वजह क्या है, मतलब मुझे लगता है कि शायद अगर आप दुनिया के ममालिक पर नज़र डालेंगे, आजकल जो उनकी सियासत होती है, आजकल जो उन पर एक दूसरे पर सियासी लोग जो हैं, लीडरशिप एक दूसरे पर अगर तनकीद करती है, तो कहीं गद्दारी के जो सर्टिफिकेट हैं या गद्दार कहना जो होता है वो सिर्फ पाकिस्तान में रह चुका है या हिंदुस्तान में कहीं थोड़ा बहुत होगा। इवन मैंने जो पिछले दिनों ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो तर्जमान है तालिबान का, उनका इंटरव्यू किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अफगानिस्तान की फोर्सेस को दुश्मन फोर्सेस कहते हैं, तो वो तो अफगानी है, तो क्या वो गद्दार हैं? उन्होंने कहा गद्दार नहीं है, वो दुश्मन है। तो मतलब गद्दार और दुश्मन को भी तालिबान और अफगान जो फोर्सेस हैं वो इतना लिहाज ज़रूर करते हैं कि दुश्मन कहते हैं, गद्दार नहीं कहते। ये हम क्यों, हमारे लीडरशिप, जो सियासी लीडरशिप है, जो इस मुल्क की कानून साजी करती है, जो इस मुल्क को चलाती है, वो आज भी एक दूसरे को गद्दार कहने से नहीं कतराती, बल्कि जो इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से कूच कर गए, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम लिया गया, नवाज शरीफ साहब को भी बार बार कहा जाता है, तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना हम कब बंद करेंगे? ज़रा इस पर हम बात करेंगे। और इस सब पर बात करने के लिए और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ऑफ कोर्स बड़ा अहम इशू है अफगानिस्तान को लेके। तालिबान ने 80% से ज़्यादा अफगानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। अफगानिस्तान की जो अफगान फोर्सेस हैं, अशरफ गनी की गवर्नमेंट, काबुल एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके आपस में तसादुम जारी हैं। मासूम शहरी भी उसमें हलाक हो रहे हैं, अमन तबाह बर्बाद हो चुका है और शदीद हद तक हो चुका है, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर हर सूरत पड़ेगा, क्योंकि इस खत्ते में पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है अफगानिस्तान के क्लोज जिसमें अफगानिस्तान के हालात का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो क्या जो बार बार इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब बात करते हैं कि हम खुद को डिसएंगेज कर लेंगे, क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान के लिए? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जरा इस पर बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। अमजद शुएब साहब बहुत शुक्रिया सर, जनरल साहब वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार अंबर शमसी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अंबर साहब बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद आपने वक्त दिया है, तो उसका बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आज हम आपको बतौर तज्जियाकार ले रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी टीम आपके नाम के साथ तज्जियाकार ज़रूर लिखेगी। तो कामरान साहब ज्वाइन कर लिया आपने, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल अमजद शुएब साहब, सर मैं चाहूँगा एक कॉमेंट ज़रा कर दें कि ये कब बंद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार थे, नवाज शरीफ गद्दार है, जरदारी गद्दार है, खान साहब गद्दार हैं, अदनान हैदर गद्दार है, जनरल अमजद शुएब गद्दार है? ये कब तक ऐसी अजीबोगरीब सी तनकीद और सियासत? पढ़े लिखे लोग और वो लोग जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो लोग जिनके हाथों में इस मुल्क की सियासत है, इस मुल्क की बागडोर है, ये इल्जामात सर वो लगाते हैं। कोई गली कूचों में फिरने वाला आम पाकिस्तानी शहरी जिसने शायद पढ़ा ना हो, जस्ट स्कूल ना गया हो, जिसके पास इंफॉर्मेशन ना हो, वो नहीं सर, ये वो तबका लगा रहा है जो ये मुल्क चला रहा है। सर जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे जो सोच है वो ये है कि इलेक्शन हर हाल में जीतना है। अब उसके लिए कुछ भी कहना पड़ जाए,
बहुत सारी बातें हम ऐसी करते हैं, खासतौर पे कश्मीर के मामले में, जी। जो कि भारत की तरफ जब सुनी जाती है तो उनका मीडिया बहुत उछालता है। वो यूं लगता है कि हमने उनको हेल्प किया, उनको असिस्ट किया उनके नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी तरफ ये है कि हम ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं या काफर के सर्टिफिकेट भी बांट देते हैं, ये भी इसीलिए कि हम पब्लिक के जो जज्बात हैं उनको मिसयूज करना चाहते हैं, उनको ऐसी बातें सुना। तो बात यह है कि यहाँ पे बड़े शर्मनाक किस्म की तकरीरें सुनने को मिली कश्मीर में। जी। कश्मीर में रहने वाले लोगों के मसाइल भी हैं, वाटर सप्लाई का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं वहाँ पे, और उसके अलावा वहाँ पे सप्लाईज के मसले हैं, दूर दराज इलाके हैं, कट ऑफ है, जब ग्लेशियर आ जाते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती हैं तो वो सड़कें बंद हो जाती हैं, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव रूट वगैरह का इंतजाम, कई चीजें हैं जो वहाँ पे जिंदगी को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती हैं, उनके लिए कोई बात नहीं है। खास तौर पे पीएमएलएन जिसकी हुकूमत थी, 5 साल उन्होंने हुकूमत की, वो अपनी कारगुजारी की बात कर सकते हैं कि हमने 5 सालों में ये डिलीवर किया और आइंदा हमारी ये प्लान है। लेकिन आप देखें कि वो सारा जोर यही इन्हीं दो चीजों पे होता है कि इमरान खान को बुरा भला कहा, उसका अब इमरान खान की टीम आ जाएगी, वो इनको बुरा भला कहना शुरू कर देगी, या कह रहे हैं। तो बात ये है। अच्छा जनरल साहब, कथा कलामी की माफी चाहूंगा, मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा है वो तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से है सर। सर्टिफिकेट उधर से बांटे जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि सर्टिफिकेट दोनों बांट रहे हैं, पीएमएलएन भी बांट रही है, वो भी बांट रहे हैं, और इससे पहले वो बिलावल जरदारी भी बांट चुके हैं। ये नारा तो सबसे पहले बिलावल जरदारी ने लगाया था कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। वो आपने लगाया था? किसने लगाया था? ये तो इनका वतीरा यही है, ये एक दूसरे को गद्दार कहते हुए थकते नहीं है, और अगले दिन जब आपने देखा हो कि ये इन्होंने इकट्ठे होना है तो फिर वो सारी गद्दारी शद्दारी भूल के इकट्ठे भी हो जाते हैं। एक एक आप इनके शॉट निकाल के देख लें, शॉट्स निकाल के देखें, एक दफा नहीं सैकड़ों दफा एक दूसरे के ऊपर ये गद्दारी के इल्जाम लगा चुके हैं। बिल्कुल ठीक। अंबर साहब एक कमेंट इस पे करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बात बड़ी अच्छी जनरल साहब ने की कि भाई कश्मीर में हो तो कश्मीर के मसलों पे बात करो। रोड नेटवर्क तबाह हो चुका है, आप कोहाला पुल पे जाएं तो आपको पार्किंग के 500 रुपए देने पड़ते हैं। चिकन कढ़ाई खानी हो अगर कश्मीर में किसी पिकनिक पॉइंट पे तो 2500 रुपए किलो चिकन कढ़ाई मिलती है। लोगों के लिए स्कूल नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। तो बात तो होनी चाहिए थी कि वहां का टूरिज्म कैसा होगा, वहां का हेल्थ सिस्टम कैसा होगा, पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया, हम क्या देंगे, या आने वाला गवर्नमेंट क्या देगी, उस पर बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि 40-45 साल पहले जो इस दुनिया से चले गए वो गद्दार थे, जो आज बैठे हैं वो गद्दार हैं, या जो इस सिस्टम पर बात कर रहे हैं वो गद्दार हैं। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था एक्चुअली। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले अदनान मुझे मौका देने का। एक सवाल मैं यहाँ करना चाहूंगी कि ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट इतने ज्यादा तवातुर से बांटे जा रहे हैं, इतने मकबूल हो गए हैं, इसलिए क्योंकि ऐसा नजर आया है कि ये एक बड़ी कामयाब पॉलिसी है। अब आप देखें कि जैसे जनरल साहब ने तो कहा था कि तमाम सियासी जमातें करती हैं, लेकिन अगर आप देखें कि किस तरह से अगर हम 2018 से कबल देखें, जो मोदी का यार जो बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते रहे थे, और फिर इमरान खान साहब भी जो इल्जाम लगाते थे नवाज शरीफ पर वगैरह वगैरह, तो ये कुछ कामयाब स्ट्रैटेजी ही नजर आए ना एक तरह से इमरान खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कामयाबी हासिल की इंतखाबात में। और ये ऐसा हुआ कि फिर जैसे कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे से रंग पकड़ता है, तो जब ये कामयाब स्ट्रैटेजी एक सियासी जमात की हो जाती है तो फिर सारी सियासी जमातें करती हैं, और एक तरह से बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये सियासी जमातें करती हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि जब कोई भी वजीर आजम बात करे सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से, और मैं 2018 से कबल की बात कर रही हूँ, तो किन हलकों से ये भी कहा जाता है कि एक तरह से वो भी गद्दार है, कि वो नेशनल सीक्रेट्स बाहर कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, उनकी नोटिफिकेशन रिजेक्ट होते हैं, इल्जामात लगते हैं। तो ये कामयाब स्ट्रैटेजी जो है ये फिर सब अपनाते हैं। अफसोस की बात ये है कि ये जो जब तक ये कामयाब नहीं रहेगी, नजर आएगा कि इससे कोई असर नहीं पड़ता, जो आपकी कारकर्दगी है उसकी वजह से आप मुंतखब होते हैं, तो फिर ये स्ट्रैटेजी और ये जो गद्दारी के इल्जामात, नहीं मैं बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर आप मुंतखब होते हैं तो फिर आपके गद्दारी के सर्टिफिकेट, जी बिल्कुल, मैं बस एक पॉइंट मुकम्मल करना चाह रही हूँ, फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वो फिर कोई जाहिर करेंगे कि देखिए हमने ये काम किया और से इलेक्ट करें, या
उन लोगों ने ये काम नहीं किया, हम ये काम करके दिखाएंगे, आप हमें इलेक्ट करें। लेकिन इलेक्शन असल में मसला ये है कि क्योंकि गद्दारी के सर्टिफिकेट बहुत कामयाब रहते हैं एज ए स्ट्रैटेजी, इसलिए फिर और सियासी जमातें और लीडर्स जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। अफसोस की बात ये है। कामरान साहब ने ज्वाइन कर लिया हमें। कामरान साहब, वार्म वेलकम इन शो सर। मैं जरा कश्मीर इलेक्शन पे बात कर रहा था, लेकिन कश्मीर इलेक्शन जो सियासी रहनुमा एक दूसरे के ऊपर तनकीद, बराए तनकीद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, गद्दार तक करार दे रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर कमेंट जनरल साहब भी कर चुके, नहीं होना चाहिए। अंबर साहिबा कहती हैं कि ये है तो बड़ी कामयाब टेक्निक, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो आप सर एक कमेंट अगर इस पर कर दें, क्योंकि जीबी इलेक्शन में भी यही हुआ और जनरल इलेक्शन में भी ऐसा ही कुछ होता है, अब कश्मीर इलेक्शन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्या एक पढ़े लिखे माशरे में इस तरह की सियासत करना, जिसमें गद्दार बना देना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देना, इसको बंद होना चाहिए शायद अब सर? कामरान साहब, असल मसला यही है कि माशरा पढ़ा लिखा नहीं है आपका, और माशरे में जो है ना वो पॉलिटिशियन जो है ना वो उसको जो है ना उसको वो तमीज़ नहीं जो तमीज़ होनी चाहिए। देखिए कि अगर किसी के साथ कोई इख्तलाफ है तो भी उसका एहतराम के साथ नाम ले लिया जाए, अदब से नाम ले लिया जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। आप उसका नुक्ता नज़र आप उसके बारे में अपना कह सकते हैं उसको, मगर अगर कोई वो मर गया हुआ है तो मरे हुए शख्स के बारे में उसकी बुराइयां जो है ना वो इस्लामी तौर पे भी बयान करना जो है वो अच्छा नहीं है। अगर आप उसकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं तो अल्लाह पाक उसको गवाहियों में लिखता है, उसके लिए सवाब में लिखता है, और उसके जो अगर उसके ऊपर कोई अजाब है तो वो कम होता है। हम शायद दूसरों की इज़्ज़तें उछाल के हम समझते हैं कि इससे हम बड़े बन जाएंगे, या एक छोटा आदमी बड़े आदमी के ऊपर जो है ना वो तनकीद करके वो समझता है कि हम शायद उसके बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से नहीं हुआ करता। हमको एहतराम करना है और पाकिस्तानी सियासत में इस एहतराम को रवाज देना है। ये गली महलों के जो लड़के होते हैं जो थड़ों पे बैठते हैं, वो हरकतें हमको छोड़नी होगी कि वो हर आते जातों को जो है ना रिमार्क्स पास कर रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं जी, किसी को देख रहे हैं, किसी को घूर रहे हैं। तो ये आंसर आ गया पॉलिटिक्स में हमारे। अच्छा जनरल साहब, ये आंसर तो तब खत्म होगा ना जब कोई पार्टी कोशिश करेगी। लोग ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कह दिया ना, और मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि शायद अली अमीन गंडापुर ने ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कभी पढ़ा, ना 70s की पॉलिटिक्स में क्या होता था ना उसको कभी पढ़ा होगा। और आई एम डैम श्योर अबाउट इट, उनकी वो तकरीरें सुन के। अभी जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, वहाँ भी वो कोई कहीं खिताब लाइव कर रहे थे, तब भी वो यही कह रहे थे कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, खुदा ना खास्ता उन्होंने कहा, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार क्यों ना कहूँ, जो ये कहता था कि उधर तुम इधर हम। मतलब जिस शख्स को कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता और वह अवाम को गुमराह कर रहा है। इससे पहले जो अल्फाज उन्होंने मोहतरमा मरियम साहिबा के बारे में बोल दिए जीबी के इलेक्शन में, तो लगता यही है कि इमरान खान साहब जान के मुराद सईद को, अली अमीन गंडापुर को, या किसी ऐसे शख्स को जो सिर्फ तनकीद कर सकता है, जो सिर्फ करैक्टर असैसिनेशन कर सकता है आपकी, उसको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाते हैं इमरान खान साहब। देखिए, हो सकता है इसी वजह से बनाते हो, लेकिन जो कामरान साहब ने बात की है वो बड़ी दुरुस्त है कि बिलाखिर शाइस्तगी होनी चाहिए। सियासतदान है आप लीडरशिप एक आपके पास है, आप रोल प्ले कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आपकी राय है, लेकिन अगर आप खुद ही मुखलिस नहीं, सीरियस नहीं और आपकी गुफ्तगू सिर्फ जाहिलाना नजर आए तो फिर आप क्या कहेंगे। एक इसमें मैं जो चीज और ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी पब्लिक लाइफ में जो लोग होते हैं उनको अपने कॉन्डक्ट के बारे में खुद भी बड़ा मोहतात रहना चाहिए। एक तो ये कि उनको जो उनके ऑपोजिशन में जो लोग हैं या जो उनकी मुखालफत में हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे अगर थोड़ा बहुत भी वो देख लें कि गलत चीज, या ये कि पब्लिक में गलत फहमी पैदा हो सकती है। मसलन अब मियाँ साहब का एक जो उन्होंने लाहौर में मोदी से मुलाकात की, अब वो जो मुलाकात हुई उसमें मोदी का अपना सारा अमला मौजूद था, उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, फॉरेन सेक्रेटरी था, वो जो भी उनके सारे लोग मौजूद थे। हमारी तरफ से मियाँ साहब ने मना कर दिया कि ये एजाज चौधरी थे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, उनको दस्ते से वापस कर दिया। नासिर जंजुआ हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनको मना किया कि आप ना आए। कोई वजह होगी, लेकिन बज़ाहिर आज हमारे पास फॉरेन ऑफिस में उन मुज़ाकरात की, उन बातचीत की किसी की कोई रुदात मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि मोदी आया था तो वहां पे क्या बात हुई। नहीं तो इसका मतलब है, मैं कह दूं कि नवाज शरीफ जो गद्दार हो गए, इसका मतलब ये हुआ नहीं। ये मैं समझता हूँ गैर मोहतात रवैया होना ये चाहिए कि जब आपके पास मुल्क में इंस्टीट्यूशंस हैं तो आप इंस्टीट्यूशंस के थ्रू काम करें ना। इंस्टीट्यूशनलाइज, मिसाल के तौर पे अगर वो फॉरेन सेक्रेटरी को इन्वॉल्व कर लेते बातचीत में तो फॉरेन सेक्रेटरी अपने नोट्स ले लेता, वो चीजें मौजूद होती।
जब आप गैर मोहतात सर ये तरीके पॉलिसी इख्तियार मैटर पे करें- चले गए जनरल साहब आप पॉलिसी मैटर पे चले गए, स्पेसिफिक्स रहिए ना पॉलिसी सर। नहीं, ये कॉन्डक्ट है नवाज भाई। शरीफ ने ये कर पॉलिसी दिया तो नहीं है। नवाज शरीफ गद्दार हो गया, मतलब ये जस्टिफाई हो गया। ना देखो मेरी बात सुनो, ये कॉन्डक्ट है एक आदमी का। जब आप गैर मोहतात रवैया रखेंगे फिर कोई ना कोई आप पे उंगली उठा देगा। आप क्यों नहीं मोहतात रवैया, आपके पास इंस्टीट्यूशन है, क्यों नहीं तो इंस्टीट्यूशन? बड़ी अच्छी बात है सर। जनरल साहब देखे जो जुमला आपने इस्तेमाल किया, आई एग्री विद यू, यही जुमला इस्तेमाल कीजिए कि नवाज शरीफ को खारजा अमूर पर खारजा अदाब का ख्याल नहीं रखा उन्होंने, वो गद्दार कहां से हो गए? मतलब अदनान हैदर अगर कल किसी इंडियन से मिल लेता, किसी अकेले कमरे में बैठ के चाय पी लेता है तो अदनान हैदर गद्दार हो गया सर। ना जितने भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ उठाते हैं सारी पब्लिक के सामने, तो ये नहीं कोई सोच सकता कि वो गद्दार है। लेकिन गैर मोहतात होते हैं, बाद औक़ात गलत स्टेप लेते हैं। ये चीजें मोहतात रहने की, आप लीडर जब होते हैं पब्लिक की आंखें आपके ऊपर हैं, फिर लोगों को मौका मिल जाता है कोई ना कोई बात करने का, क्यों आप ऐसा मौका देते हैं? ये मेरा कहना है। ब्रेक कहां से? अच्छा मुझे जनरल साहब ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले जरा एक कमेंट जल्दी से कर दें कि अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद को भेजा, जीबी में भी ऐसे लोगों को भेजा जाता है, इनके पास एक बड़े डिसेंट लोग हैं सर जो बड़ी नपी तुली बात करते हैं, उसको खान साहब क्योंकि डिसेंट हो या कोई भी, देखो डिसेंट हो या कोई भी, जो भी वो गलत बात वहां पे करेंगे उसका भी जिम्मेदार इनकी लीडरशिप है, इमरान खान। वो कोई वहां ठीक बात करेंगे उसके भी जिम्मेदार यही है। तो उनको रोकना उस टीम कैप्टन का काम है जो कि उनको देख रहा है या सुन रहा है या जिसने उनको डिस्पैच किया है। ये तो बड़ी वादे चीज है। बिल्कुल सही। एक ब्रेक पे जा रहा हूं सर, एक ब्रेक ले रहा हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जरा बात करूं कश्मीर इलेक्शन में कौन इस वक्त जा रहा है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ही इतने दूर क्यों हैं कश्मीर इलेक्शन को लेकर, सिर्फ मरियम नवाज क्यों लीड कर रही है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अंबर शमसी साहिबा, कश्मीर में मरियम साहिबा अकेले पूरी कैंपेन को लीड कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब तो आप जेल से भी बाहर हैं, वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफ़ा वो लीड करेंगे या साथ साथ होंगे। नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब नहीं करे, तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बिल्कुल साइड लाइन क्यों हैं? देखिए ये तो जाहिर है इंतखाबी सियासत और उसकी स्ट्रैटेजी के हवाले से है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा वो एक क्राउड पुलर हैं। आप देखते हैं कि जब वो बात करती हैं, ना सिर्फ के लोग आते हैं और बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन लोग सुनते भी हैं। उनके जो पैगामात होते हैं वो सुनते हैं, वो खबर जो बात करती हैं वो फिर खबर बन जाती हैं। उससे कबल अब आप देखें जो सवात का PDM का जलसा था, शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी, वहां मरियम नवाज साहिबा पोस्टर के हद तक तो थी लेकिन वो गई नहीं थी। किसी को याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी चीज कही हो जो खबर बनी हो, जो मेमोरेबल हो? यहाँ तक कि शुरका जो थे, जो जलसे में मौजूद थे, वो भी सोच रहे थे कि हम तो मरियम नवाज साहिबा के लिए आए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करने आए हैं और जो तशहीर जिस चीज की गई है वो तो हमें मिली नहीं है। तो ये बिल्कुल तय है कि जहां तक इंतखाबी सियासत और क्राउड पुलिंग की बात है, वो मरियम नवाज साहिबा का करिश्मा है जिसकी वजह से लोग आते हैं। अब वो किस हद तक ट्रांसलेट करता है इनटू इलेक्शन विक्ट्री, वो तो जाहिर है इंतखाब के दिन ही पता चल सकता है। लेकिन वहां शहबाज शरीफ साहब की जो हम कहेंगे मफाहमती सियासत है वो भी काम आती है, उनके जो ताल्लुकात हैं खास मुख्तदर हलकों के साथ वो भी काम आते हैं। तो जहां तक मैं समझती हूँ कि जहां मरियम नवाज साहिबा एक तरह से नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी भी करती हैं, तो अगर वो जो बात करती हैं आप ये समझे कि नवाज शरीफ साहब खिताब तो नहीं कर रहे होंगे, और ये भी एक स्ट्रैटेजी है जहां जब शहबाज शरीफ साहब मुतहरक हो जाते हैं तो फिर आपको नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब चुप हो जाते हैं। लेकिन उनके मरियम नवाज साहिबा की आवाज और उनके जरिए आपको नवाज शरीफ की अक्कासी भी मिलती है। लेकिन और मैं इसमें ये भी समझती हूँ कि शहबाज शरीफ इस सारे सिनेरियो में शहबाज शरीफ को आपने बिल्कुल मैंने आउट नहीं किया, मैं यही बात करना चाहती थी, बात मुकम्मल कर रही थी कि जहां आपको इंतखाब के दिन आप जब मफाहमती सियासत होती है, जहां बात करती है अपोजिशन ने बार बार बात की थी कि अगर आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें देंगे तो फिर हम मुकाबला सख्त कर सकेंगे। मरियम नवाज साहिबा इज योर क्राउड पुलर, वो आपकी PMLN की पोस्टर गर्ल हैं, उमन में कहूंगी, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड आप मुयसर होना चाहिए इंतखाबी अमल में और सियासी जमातों को, वो शहबाज शरीफ साहब और उनकी मफाहमती सियासत और मुख्तदर हलकों के साथ जो ताल्लुकात है वो काम आते हैं। और मैं समझती हूँ कि जिस हद तक हम कहते हैं कि रैली में बड़े लोग आए थे, इतने सारे क्राउड जमा हो गया था, लगता है कि बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन जो असल काम है और जो असल टेस्ट है वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो रैलीज में आपको नजर आ रहा है, अगर वो ट्रांसलेट करता है इनटू इलेक्शन सक्सेस, वहां
मेरे ख्याल में कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं तो बिहाइंड द सीन्स जो उनका काम है, अच्छा, इसको उनका आसान कर तजुर्बा दीजिए, है, आप वो काम सहाफी आता है। तो हैं, आपको इसको दो आसान तरह कर दीजिए इस strategy बात को। आप ये कह रही हैं कि मरियम साहिबा भी एक्टिवली काम कर रही हैं और शहबाज शरीफ सब खामोश नहीं है, वो अपना रोल जो उनको दिया गया उसको परफॉर्म कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं सादा लफ्ज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल। Okay. वो मरियम नवाज साहिबा जो है वो फेस हैं, और जो पीछे पसे मंजर जो काम कर रहे हैं वो शहबाज कामरान शरीफ मुर्तजा साहब, आप, मैं और हम सब मिलकर एक बात बार बार करते हैं और कई लोग तो इसको इंडोर्स करते हैं। मरियम साहिबा ने कह दिया, अगर वो शॉर्ट पढ़ा है तो मैं आपको सुना सकता था, अगर पढ़ा है मेरे पास जवाब, तो वो कहती हैं और सब कहते हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया। अगर इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया और 5 अगस्त को वाकई इमरान खान साहब को पता था कि हिंदुस्तान में मोदी क्या करने जा रहा है, तो कश्मीर की आवाम को तो रिजेक्ट कर देना चाहिए था इमरान खान साहब को। अभी इलेक्शन होने हैं, रिजल्ट्स क्या हो, लेकिन जब हम बात करते हैं वहां क्राउड्स की और वहां जलसों की, अगर मरियम नवाज साहिबा के जलसों में और बिलावल साहब के जलसों में क्राउड है, तो क्राउड पीटीआई के जलसों में भी है। तो इसका मतलब है कश्मीर की आवाम ने इमरान खान साहब को रिजेक्ट नहीं किया, या जो बयानिया यहां अपोजिशन ने बिल्ड किया कश्मीर को लेके, उसको कश्मीर की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। कामरान साहब, देखिए, आउटराइटली तो आप इस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते ना कि किसी भी पार्टी को जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया गया कि ये बात मानने की है कि ये तीनों पार्टीज जिनका नाम लिया है इस वक्त मतलब उनके पास वोट बैंक मौजूद है। अच्छा, हमारे पास जब तक कोई बिल्कुल चीज़ सामने ना आ जाए तो हम उस वक्त तक जो है ना वो जिस पार्टी के साथ हम लायल होते हैं वो उसके साथ लायल ही रहते हैं, और तकरीबन ज़िंदगी भर जो है ना मास वाले उन लोटे हजरात के, वो जो इलेक्टेबल जिनको कहते हैं, बाकी आपकी आम पब्लिक भी जो है ना अगर वोट देने के लिए बाज़ औक़ात निकलती है, बाज़ औक़ात नहीं निकलती, मगर वो उसी पार्टी के साथ लायल रहती है जिसके साथ जो है ना उसकी हमदर्दियाँ होती हैं। तो इमरान खान के साथ यकीनन लोग हैं, ये हम नहीं कहते कि उनके साथ बिल्कुल कोई नहीं है, लोग हैं, मगर वो जो ना वो 19 के फ़र्क को वो 20 में कन्वर्ट कहाँ से हो जाता है, ये एक और अलग से बहस है। इसी तरह से जो ना वो 18-20 का 17-20 का वो फ़र्क कोई और निकालता है बीच में आके। तो पब्लिक के एक जो उसका हिस्सा है उसमें उन्होंने यकीनन इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जो दूसरे कह रहे हैं या जो हम कह रहे हैं, जो यूआई इवन कह रही है। Who will win, sir? Who will win in Kashmir? कामरान साहब, सर इसमें जो है ना वो हंग किस्म की पार्लियामेंट वहाँ बनेगी, उसमें ये मुमकिन नहीं है। उसकी 2-3 रीजंस हैं। देखिए, नून की हुकूमत है इस वक्त, अपना मरियम बीबी जो है ना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं जाके, पीपल्स पार्टी को भी जो ना आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस पीपल्स और एक साहब का जो आप सेनेटर नहीं थे कामरान साहब, आप सेनेटर नहीं थे। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जीबी में कौन जीतेगा। अभी मेरा सवाल, मेरे मुंह के अंदर आधे अल्फाज थे, आपने कहा पीटीआई जीतेगी। जोर बिलावल का था, आपने पीटीआई जितवा दी। तो मैंने आज इसलिए पूछा कि आज आप भी उसी तरह खुल के जवाब देंगे जैसे जीबी पे दिया था। सर जी, मैंने उस दिन भी खुल के जवाब दिया था। देखिए, जब आप बैठे होते हैं और इस तरह आपका मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है, मगर ये ईमानत होता है। मैं अपने ओपिनियन को अपने ईमान के साथ जो है वो बता देता हूँ, उसमें कोई बेईमानी करना मेरा हक नहीं होता, वरना मुझे ना बुलाया जाए। तो उसमें अब भी जो है ना इसमें जो मेरा ओपिनियन है कि इसमें हंग किस्म की जो है ना वहाँ पे पार्लियामेंट बनेगी। उसकी रीजंस हैं। रीजंस में एक रीज़न ये है कि एक जो इलेक्टेबल थे वो उन्होंने ये ले लिए हैं पीटीआई ने, और इनकी पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी है, ये उनको बेनिफिट है। मगर इसके साथ साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड जो अभी बना है रिसेंट, वो ये है कि अपोजिशन सारे बाई इलेक्शंस जीतती आई है। अच्छा, मरियम का जो है ना वो उसकी परफॉर्मेंस भी निस्बतन बेहतर नज़र आ रही है, लोग उसको सुनने भी आते हैं। पीपल्स पार्टी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक हंग किस्म की पार्लियामेंट यहाँ पे वजूद में आएगी, और इसमें कोई पार्टी जो है, कोई एक पार्टी, सिंगल पार्टी हुकूमत शायद ना बना सके। ये मेरा मुझे अगला सवाल जनरल साहब से रिलेटेड टू अफगानिस्तान पूछना है। ये पिछले दिनों से एक वीडियो क्वेटा की सड़कों की है जिसमें तालिबान के परचम उठाकर एक रैली है। क्या वो हकीकत है पर मबनी है वो वीडियो, और वो लोग पाकिस्तानी हैं या वो अफगान मुहाजिरीन हैं? कौन है वो लोग, ताकि मैं अगला सवाल फ्रेम कर सकूँ। कमेंट कर दीजिए इस पर, क्योंकि यू आर फ्रॉम क्वेटा सर। देखिए, ये एक हकीकत है। जनरल साहब बात कर रहे हैं। नहीं, आप सर, आप पहले कमेंट कर देना। सर कंटिन्यू। नहीं, आप वो कमेंट कर दें, फिर जनरल साहब। उसमें ऐसा है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का
जो महाजर आए थे वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसमें जो है वो आपकी आबादी में वो मर्ज हो चुका है। और ये सिर्फ अब मर्ज नहीं हुआ, ये इस जो अमेरिकन मुदाखलत थी इसके बाद नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी महाजर जो है ना वो अफगानिस्तान से लोग आते रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इसी, क्योंकि वहाँ पे ज़ुबान वहाँ की और यहाँ की तकरीबन मिलती जुलती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होते रहे हैं। ये एक पुरानी भी एक तारीख रही है। मगर ये इसके बाद जो वो पॉपुलेशन जो एक बल्क में आई है वहाँ से अफगानिस्तान से, वो भी आ गई है और अब उनके बच्चे भी यहाँ पे जवान। उस रैली में कौन थे सर, ये क्लियर कर दें ताकि अगला सवाल फ्रेम कर सकूं। उस रैली में पाकिस्तान के लोग थे या अफगान मुहाजिरीन थे सर? सर आप उनको अब पाकिस्तानी भी कह सकते हैं क्योंकि नई नस्ल आ गई है, आप उसको अफगान महाजिर भी कह सकते हैं कि उनके बावजदाद का ताल्लुक अफगानिस्तान से हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। जनरल साहब, पाकिस्तान ये कहता है, इमरान खान साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी, कि हम बिल्कुल डिसंगेज हो गए हैं और डिसंगेज कर लेंगे खुद को तालिबान से, हम बॉर्डर बंद कर देंगे अगर आलमी मुआहदों का ख्याल ना रखा गया, अगर असूलों का ख्याल ना रखा गया। क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए कि तालिबान से खुद को डिसंगेज कर सकें किसी भी सूरत में सर? और जो तालिबान के हक में यहाँ रैलियां निकल रही हैं, वो क्या पाकिस्तान के लोग निकाल रहे हैं, तालिबान के लोग निकाल रहे हैं, क्या वो हमायत याफ्ता हैं, स्पॉन्सर्ड हैं? ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। ये 2 पॉइंट्स है सर आपके लिए। देखिए ये मटेरियल है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि तालिबान की हमायत यहाँ मौजूद है, अवाम में कुछ न कुछ, अवाम कह लीजिए, मदारस में कह दें, खासतौर पे KPK में और बलूचिस्तान में जी, तो उसमें कोई, मैं नहीं समझता कि कोई गलत बयानी है, ये बिल्कुल है। और कुछ लोगों ने निकाला है, उन्होंने जुलूस निकाले हैं, उनके झंडे भी लहराए हैं। इसमें KPK में अफगानिस्तान का झंडा भी लोग लेके फिरे, जिससे पता चला, जब चेक किया तो पता लगा कि वो रेफ्यूजीज थे, वो अपने मुल्क का झंडा भी उसमें लेके आए। तो ये एक हो सकता है कि ये एक मजमूआ हो रेफ्यूजीज का या दूसरे लोगों का, लेकिन एक ये हमें समझ लेना चाहिए कि उनकी हमायत कुछ न कुछ है। ऑल्दो वो ओवरवेलमिंग नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है कि आदमी ये कहे कि जनाब पाकिस्तान में कोई उसकी वजह से कोई इंकलाब आ सकता है, वो तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ है। तो छोटी मोटी रैली फिर भी शायद निकलती रहे। लेकिन एक चीज हमें जो डिसंगेज वाला कहता है वो सिर्फ ये है कि अगर तालिबान और अफगानिस्तान के बाकी स्टेक होल्डर अगर वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते अपनी बातचीत के लिए, बातचीत करके, और फिर उसके बाद नतीजा यही है कि वहां पे एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान को अपने बॉर्डर्स वगैरह बंद करने हैं। पाकिस्तान का स्टांस ये है कि हमारे पास 30-35 लाख पहले ही रेफ्यूजीज हैं, अब कोई और भी हिस्सा ले ले, इसका पाकिस्तान ही क्यों लेता जाए? तो खिते में बाकी मुल्क भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को पहले साउंड कर दिया कि जनाब हमारी कैपेसिटी से अब ज्यादा है, हम जो कुछ कर सकते थे कर दिया, हम मजीद नहीं ले सकते। तो ये एक स्टांस है जो बता दिया कि सद तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं, वो देखना होगा, लेकिन एक प्रिंसिपल स्टैंड आपने ले लिया। अब यहाँ पे नजर यही आता है कि वहां पे इंस्टेबिलिटी रहेगी, खाना जंगी होगी, इसलिए कि वहां पे कोई कंसेंसस होता नजर आ नहीं रहा होगा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान बार बार दोनों साइड को मोटिवेट कर रहा है। उनको अब हनीफ अतमार से मिला है, वहां पे वहां ताशकंद में मुलाकात हुई है कुरैशी साहब की, उन्होंने उनको कहा कि जनाब आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, तालिबान को कहा कि आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो शायद दोनों साइडों को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वजह से बिल्कुल मुझे लगता है कि ये कंसेंसस पे पहुंच नहीं सकेंगे, तब ये फिक्र लायक हो रही है कि फिर इनकी लड़ाई होगी आपस में। अगर लड़ाई होती है तो इम्पैक्ट क्या होगा, जरा ये पूछूंगा ब्रेक के बाद नंबर साहब तक तफसीली एक जवाब दे सकें। ब्रेक ले ले जल्दी से। अंबर साहब, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल अगर इसी तरह रही तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं, और मजीद खराब हुए खुदा न खास्ता तो उसका इम्पैक्ट आपको पाकिस्तान पर पड़ता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान की का लायामलब होना क्या चाहिए एक्चुअली इस सारी सिचुएशन को लेकर? सबसे पहले तो मैं जनरल साहब ने जो बात की थी कि अगर कुछ रैलियां निकली हैं, ये सिर्फ क्वेटा की बात नहीं है, इससे कबल आपने देखा पेशावर में भी हुआ था। तो ये
शायद एक अकलियती ग्रोह जरूर होगा या हिमायती होंगे या जो भी लोग होंगे, मैं समझती हूँ कि ये परेशान कुन जरूर है, क्योंकि हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि अफगान तालिबान का एक इंतहा पसंदाना उनकी जो सोच है उसकी हिमायत पाकिस्तान में जरूर मौजूद है, और उस सोच के तहत दे वुड आल्सो बी विलिंग टू टेक अप आर्म्स। तो ये परेशानी की जरूर बात है जो हमें कुछ जो आपको क्रॉस बॉर्डर हमारे जो फौजी नौजवान जो है शहीद भी हो रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं किस तरह से कुछ इंसिडेंट्स वाकयात पेश आ रहे हैं, कुछ हमले पेश आ रहे हैं, जिससे मैं समझती हूँ कि ये परेशानी की बात जरूर होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अफगान तालिबान के पास इस वक्त एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिलिट्री एडवांटेज जरूर है, और वो पॉलिटिकल लेवरेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो जिन इलाकों को कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखें कि बहुत सारे जो अजला जो हैं वो बॉर्डर्स पे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक तरफ से आपका जो सरहदों पर कंट्रोल है उसको भी बरकरार रख रहे हैं, ताकि जो एक तरह से जो इलीगल स्मगलिंग और ट्रेड होती है उससे वो माली फायदा भी उठा सकते हैं। सप्लाई लाइन जो होती है इनटू द कंट्री जो अफगान हुकूमत की है या दीगर जो नॉर्दर्न अलायंस के है या दीगर कबायली लीडर्स हैं उनकी भी आप कट ऑफ भी कर सकते हैं, तो आपको एक तरह से एडवांटेज होता है। लेकिन उनको भी पता है कि जैसे मैं समझती हूँ कि जैसे कुछ या तो काबुल हो या जो प्रोविंशियल कैपिटल्स है वहां उनको 30 सेकंड टाइम खत्म हो रहा है अंबर साहब, 30 सेकंड जी एयर पावर का मुकाबला करना पड़ेगा, तो वो फिलहाल एक सियासी लेवरेज के लिए अपना मिलिट्री कंट्रोल बरकरार रख रहे हैं। और बिल्कुल ठीक पाकिस्तान में है। कामरान साहब, व्हाट शुड बी द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान सर इन दिस सिनेरियो? सर, पाकिस्तान को जो है वो हकीकी अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो जो अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है ना वो लोगों में हमने वो की हुई है, जो करते हैं, जो पाकिस्तान में भी करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी करते हैं जी, कि ये अच्छा और वो बुरा, तो ये हमको ख़त्म कर देनी चाहिए। हमको हमारे हमसाए में अमन होगा, हमारे हमसाए में जो है ना वो आग नहीं लगी होगी तो हमारे अपने घर में भी आग नहीं आएगी। हमको यहाँ पे लोगों को बिठाना चाहिए, अफगानों को बिठाना चाहिए, अफगानिस्तान से मुतल्लिक जो लोग हैं जिनका पाकिस्तान में असरात हैं उनको बिठाना चाहिए और इस मामले को सेटल करना चाहिए। अगर हम सेटल नहीं करेंगे तो ये फिर हम जो ना माजी में जो बात जनरल साहब ने की कि हम बॉर्डर बंद कर देंगे, हम मुहाजिरीन नहीं लेंगे, हम मतलब वही इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं कि शायद खुद को डिसएंगेज कर लेंगे, तो इज इट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान सर? अगर इस मर्तबा कुछ होता है तो पाकिस्तान बिल्कुल अलग से खड़ा होगा जैसे ईरान या चाइना या रशिया खड़े होंगे दुनिया के सामने? बातें करते हैं, ये बच्चों वाली बातें हैं। बॉर्डर बंद नहीं हो सकते, ये फेंस लगाने से बॉर्डर बंद नहीं होते। फेंस के नीचे सुरंग निकल आती है, फेंस के ऊपर से लोग आ जाते हैं, फेंस उठा के लोग रास्ते बना लेते हैं। ये फेंस जो है ना वो आप कभी भी रोक नहीं पाएगी और ना रोक पाएगी। और आपका बॉर्डर इतना बड़ा है कि आप उसमें हर जगह पे जो है ना वो चौकियाँ नहीं बना सकते, लोग साथ नहीं खड़े कर सकते, फौजी या फ्रंटियर फोर्स जो है ना वो उस पर मौजूद नहीं रह सकती, और उसमें जो है ना वो रास्ते मिलते रहेंगे उनको आने के भी और जाने के भी। जरा सब एक कमेंट इस पे कर दीजिएगा। और दूसरा, अफगान एम्बेसडर जो हिंदुस्तान में है उसने ये कहा है कि अफगान अशरफ गनी की गवर्नमेंट या काबुल एडमिनिस्ट्रेशन फौजी इमदाद ले सकते हैं हिंदुस्तान से, तो ये एक अलग से चैप्टर है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी को बदलना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं। पहले तो इस तरह के इलीगल मूवमेंट जो जैसे कामरान कह रहे हैं वो तो पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत थोड़ी होती है। वो बहुत ज्यादा जिस तरह पहले रेफ्यूजीज आते हैं उस तरह की मूवमेंट नहीं हो सकती। लेकिन ये भी एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जो अफगान तालिबान ने जो एंट्री पॉइंट्स कंट्रोल किए हैं उनका बुनियादी मकसद ये है कि वो वहां से लोगों को इधर मूव करना नहीं देखना चाहते। दे आर गोइंग टू कंट्रोल द पीपल कि वहां से ना निकलें, क्योंकि उसमें दूसरे लीडर भी निकल जाएंगे तो बाद में जाके उनके लिए मसाइल पैदा करेंगे। लिहाजा एयरपोर्ट भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर भी मसला है। और इसी तरह जहां से भी कोई निकल सकता है वो रास्ते वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और दूसरा वो ये कंट्रोल करना चाहते हैं सप्लाईज, कि ये प्रेशर आए इनके ऊपर। नॉट दैट कि वो काबुल कैप्चर करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं कि वो अपने आप को एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में ला के जहां वो देखें कि अब काबुल में गवर्नमेंट खासी वीक है और वो बातें मानने के लिए तैयार है, तो वो फिर अपना बहुत कुछ मनवाएं। लेकिन दो बातें जो उन्होंने की हैं जो मैं बड़ा वैल्यू करता हूं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल हमें पता है कि जब तक सबके साथ मुज़ाकरात करके बाकी लोगों को हम ऑन बोर्ड नहीं रखेंगे अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा। यानी दूसरे लफ्जों में वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं दूसरों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान में। फिर ये भी उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो तर्ज हुकूमत या जो कुछ हम कह रहे हैं 100% वही तस्लीम किया जाए, उसमें छोटा मोटा रद्द बदल।
इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको रशिया ने मैसेज दिया है कि जो इस्लामी इमारत आप बनाना चाहते हैं, इमारत अफगानिस्तान, हमें कबूल नहीं। जो ईरान है उन्होंने भी उनको वादे बता दिया है कि ये हमें कबूल नहीं है, चाइना ने भी बता दिया। जब ये आपके सारे जो जो आज दिन तक आपको किसी न किसी शक्ल में आपको टॉलरेट करते रहे, गाइड करते रहे, अगर वो आपको ये कह रहे हैं कि जनाब ये रास्ता हम आपका नहीं देखना चाहते वरना हम भी आपके खिलाफ होंगे, तो उनको कुछ ना कुछ रास्ता बदलना पड़ेगा। रही बात ये कि कल को पाकिस्तान को कुछ कहें कि जनाब आपने ये नहीं कि ना, असल चीज ये है कि जब ये इन्होंने खुद बैठ के फैसला करना है और पाकिस्तान या कोई और मुल्क इनको कोई तजावीज नहीं दे रहा, कोई अपनी तरफ से पीस प्लान नहीं दे रहा, तो अगर फेलियर है तो वो इनका होगा, अगर कामयाबी होगी तो इनकी होगी। There is no link with पाकिस्तान। टाइम खत्म हो गया जनरल साहब, बहुत शुक्रिया। अंबर शमसी, अमरान मुर्तजा साहब और जनरल अमर शुएब साहब। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।